देखिए, अल-बरूनी और इब्न बतूता इन दोनों के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं और अब तीसरा ट्रैवलर फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में पढ़ना है। हालांकि इसको इंग्लिश में फ्रैंकोइस लेकिन हिंदी में फ्रांसवा कहते हैं, फ्रांसवा बर्निए। बट फ्रैंकोइस ज्यादा आसान है, इस वजह से फ्रैंकोइस बोल दिया जाता है ताकि लिखने में आसानी रहे। फ्रैंकोइस बर्नियर, अ डॉक्टर विथ अ डिफरेंस। सबसे पहले इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि कौन कौन और कब कब आए। 1500 एडी में पुर्तगीज भारत आते हैं, पुर्तगाली भारत आते हैं, जिसमें दो ट्रैवलर्स का जिक्र है। एक है जेसुइट रोबर्टो नोबिली। जेसुइट यानी कि ये धर्म प्रचारक थे, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए आए थे। एंड ही केम एंड ट्रांसलेटेड इंडियन टेक्स्ट इनटू यूरोपियन लैंग्वेज। जेसुइट रोबर्टो नोबिली जब आते हैं तो भारत के जो ग्रंथ हैं उनको यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करते हैं। और दूसरे पोर्टुगीज आते हैं, दुआर्ते बारबोसा। ही रोट अबाउट ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया। बारबोसा ने साउथ इंडिया में जो व्यापार चल रही थी और जैसा समाज था उसके बारे में डिस्कशन करते हैं बारबोसा। अब यहां से क्या याद रखा जाए, तो पोर्टुगीज भारत कब आते हैं? 1500 एडी में। एक पॉइंट ये तैयार कर लेना है। रोबर्टो नोबिली कौन थे? तो पोर्टुगीज थे, एक पोर्टुगीज ट्रेवलर थे। और बारबोसा भी पोर्टुगीज ट्रेवलर थे। ये 3 पॉइंट आप याद रखोगे यहां से। फिर बात करते हैं 1600 एडी में डच आते हैं, इंग्लैंड वाले लोग आते हैं और फ्रेंच पीपल आते हैं। तो इसमें जिक्र है जीन बाप्टिस्ट टेवर्नियर का, जो कि फ्रेंच ज्वेलर थे। ही ट्रेवल्ड इंडिया 6 टाइम्स। हर एक पॉइंट 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 6 बार टेवर्नियर भारत का दौरा करते हैं, भारत की यात्रा करते हैं। ही वॉज इम्प्रेस्ड विद कमर्शियल कंडीशंस इन इंडिया। भारत में जो वाणिज्यिक स्थिति थी उससे काफी ज्यादा वो इम्प्रेस्ड होते हैं। एंड ही कंपेयर्ड इंडिया टू ईरान एंड ऑटोमन एम्पायर। ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच ज्वेलर बाय ऑक्यूपेशन, टेवर्नियर वाज अ ज्वेलर। ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। भारत 6 टाइम्स, 6 बार कौन आए थे? टेवर्नियर आए थे। ये पॉइंट आप ध्यान में रखोगे। और लास्ट, कि किसने इंडिया को ईरान और ऑटोमन एम्पायर से कंपेयर किया था? तो वो टेवर्नियर थे। दूसरे ट्रेवलर का जिक्र होता है मनुकी का, जो कि एक इटालियन डॉक्टर थे, इटली के थे। एंड ही सेटल डाउन इन इंडिया एंड नेवर रिटर्न। वो भारत में आने के बाद यहीं बस जाते हैं, यहीं सेटल हो जाते हैं। और लास्ट है फ्रैंकोइस बर्नियर। इनके बारे में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो 1 मार्क्स के ढेर सारे क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, तो इन सबको आप तैयार कर लोगे। अब बात करते हैं फ्रैंकोइस बर्नियर की। ही वॉज डॉक्टर, पॉलिटिकल फिलोसफर एंड हिस्टोरियन। ये तीनों पॉइंट अलग अलग आप तैयार कीजिए। ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज अ पॉलिटिकल फिलोसफर एंड ही वॉज अ हिस्टोरियन। ये तीनों क्वालिटीज फ्रैंकोइस बर्नियर में पाई जाती हैं। ही केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अवसरों की तलाश में भारत आते हैं। 12 वर्षों तक फ्रैंकोइस बर्नियर भारत में रुकते हैं, 1656 से 1668 तक। एंड ही वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विथ मुगल कोर्ट। कैसे? तो दारा सुकोह, जो कि शाहजहां का बेटा था, जिसको औरंगजेब ने 1659 में मार दिया था। हालांकि ये सब एक्स्ट्रा है, ये एडिशनल है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको। बस ये जानकारी के लिए है कि शाहजहां का बेटा दारा सुकोह, सबसे बड़ा बेटा दारा सुकोह ही था और सबसे छोटा औरंगजेब था, जो कि बाद में चल के मुगल एम्पायर को संभालता है या मुगल एम्पायर बनता है। लेकिन दारा सुकोह इसके फिजिशियन के तौर पे, इसके डॉक्टर के तौर पे फ्रैंकोइस बर्नियर वर्क किया करते थे। तो कितना क्लोज एसोसिएशन मुगल कोर्ट के साथ फ्रैंकोइस बर्नियर का होगा ये आप समझ सकते हैं। एंड देन दानिशमंद खान, जो कि एक अर्मेनियन नोबल था एट मुगल कोर्ट, तो वो उसके इंटेलेक्चुअल और उसके कोर्ट में साइंटिस्ट के तौर पे ये वर्क करते थे, फ्रैंकोइस बर्नियर। तो यहां से 3-4 पॉइंट 1 मार्क्स के लिए ही ध्यान में रखना है। दैट ही वॉज अ डॉक्टर, पॉलिटिकल फिलोसफर एंड हिस्टोरियन। वो भारत क्यों आते हैं? तो इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज। उन्हें लगता था कि भारत में बहुत सारे अवसर हैं
उन्हीं अवसरों की तलाश में वो भारत आते हैं और 12 वर्षों तक यहाँ रुकते हैं। एंड ही वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद मुगल कोर्ट। कैसे क्लोजली एसोसिएटेड थे? तो दारा सुकोह के वो फिजिशियन के तौर पे काम करते थे और दानिशमंद खान के कोर्ट में इंटेलेक्चुअल और साइंटिस्ट के तौर पे काम करते थे। अब बात करते हैं टॉपिक 3.1 की, कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट मीन्स इंडिया और एशियन कंट्रीज, और वेस्ट का मतलब यूरोप। तो जो बर्नियर ने जो भी अकाउंट लिखा है, द डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ हिज राइटिंग स्टाइल इज कंपेरेटिव स्टडी ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। वो जो भी कुछ लिखा भारत के विषय में, उसमें उसने कंपेयर किया भारत को वेस्टर्न कंट्रीज से। ही डेडिकेटेड हिज राइटिंग टू लुइस 14। बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के लिए ये पॉइंट है। वह अपनी राइटिंग्स को किसे डेडिकेट करता है? किस फ्रेंच रूलर को डेडिकेट करता है? तो ही वाज लुइस 14। हिज वर्क इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ लेटर्स टू इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स इन फ्रांस। फ्रांस के जो अधिकारी लोग थे, जो वहां के मंत्रीगण थे, उनको वो लेटर्स लिखा करता था। ही डिपिक्टेड इंडिया इन मिजरेबल कंडीशन इन कंपैरिजन टू यूरोप। यूरोप के कंपैरिजन में इंडिया की स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही खराब है, ऐसा वो डिपिक्ट करते हैं, ऐसा वो इंडिया को दर्शाते हैं। तो यहां से 3 पॉइंट आप याद रखेंगे। पहला है कि उनकी राइटिंग स्टाइल की डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, तो वो ईस्ट और वेस्ट को कंपेयर करके लिखते हैं। दूसरा कि वो अपनी राइटिंग्स को किसे डेडिकेट करते हैं, तो उस समय के तत्कालीन फ्रेंच रूलर लुइस 14 और लुइस 16 के समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन होती है। उनके जो वर्क हैं, उनकी जो अकाउंट है, वो कैसे तैयार की गई है? थ्रू लेटर्स दैट ही रोट टू इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स इन फ्रांस। और इंडिया को वो कैसे दिखाता है? मिजरेबल कंडीशन में, एज कंपेयर टू यूरोप। अब बात करते हैं पॉपुलैरिटी ऑफ बर्नियर्स अकाउंट। बर्नियर की जो अकाउंट थी, वह कितनी लोकप्रिय हुई यूरोप के अंदर, ये देखिए। His writing became extremely popular when published in France in 1670 and 71। 1670-71 में जब उसकी राइटिंग को, उसके अकाउंट को पब्लिश किया जाता है, तो बहुत ही तेजी से पॉपुलर होती है, लोकप्रिय बनती है। एंड हिज वर्क वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, डच, जर्मन एंड इटालियन विद इन 5 years। जैसे ही वो फ्रेंच लैंग्वेज में पब्लिश हुई, उसके जस्ट बाद फ्रैंकिस बर्नियर की जो अकाउंट है, उसको इंग्लिश, डच, जर्मन और इटालियन, इन 4 भाषाओं में ट्रांसलेट करके पब्लिश किया जाता है। ड्यूरिंग 1670 एंड 72 इट वॉज रीप्रिंटेड इनटू फ्रेंच फॉर 8 times। 8 बार फ्रेंच लैंग्वेज में प्रिंट किया जाता है, रीप्रिंट किया जाता है 1670 से 72 के बीच में। एंड टिल 1684 इट वॉज रीप्रिंटेड इन इंग्लिश 3 times। 1684 तक इंग्लिश में इसको 3 बार रीप्रिंट किया जाता है। यह दर्शाता है कि उसकी राइटिंग कितनी पॉपुलर हुई थी। और ध्यान रखिए, जनरली अकाउंट्स इन अरेबिक एंड पर्शियन वर नॉट पब्लिश्ड बिफोर 1800 एंड दीज सर्कुलेटेड एज मैन्युस्क्रिप्ट्स। आप जान रहे हो कि अलबर्नी ने जो किताब लिखी, इब्न बतूता ने जो किताब लिखी, उन लोगों की राइटिंग, उसका लैंग्वेज क्या था? अरेबिक था। तो अरेबिक और फारसी भाषा में जो भी किताबें लिखी जा रही थी, दोज बुक्स वर नॉट पब्लिश्ड बिफोर 1800। 1800 से पहले उसको प्रिंट भी नहीं किया गया था। वो उस समय तक मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में या हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में सर्कुलेट हुआ करती थी। यानी बाकी ट्रेवलॉग्स के छपने से या पब्लिश होने से पहले बर्नियर के अकाउंट को पब्लिश किया गया था। इस वजह से भी हो सकता है कि उस किताब की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ी हो। तो पॉपुलैरिटी ऑफ बर्नियर्स अकाउंट, ये 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो इसको ऐसे तैयार कर लेना है कि कितनी लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट किया गया, कौन सी भाषा में कितनी बार रीप्रिंट किया गया, ये सारी बातें लिख देनी है। बर्नियर की जो लाइफ स्केच है वो यही थी। अब बात करते हैं बर्नियर के डिस्क्रिप्शंस की, जो कि 6th टॉपिक में है। बर्नियर एंड द डिजेनरेट ईस्ट। ईस्ट को वो डिजेनरेट बताता है, अपविकसित बताता है, वहां विकास नहीं है,
ये दिखाता है। आखिर ऐसा कैसे? तो वो देखिए, हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया, भारत के बारे में वो क्या डिस्क्राइब करता है। तो ही डिपिक्टेड इंडिया एज डिजेनरेटेड ईस्ट। उसे ऐसा लगता है कि ये इंडिया जो है वो डिजेनरेट है, अपविकसित है, ये विकसित नहीं हो सकता। ही वॉज इंटरेस्टेड इन कंपेयरिंग इंडिया विथ यूरोप, पार्टिकुलरली विथ फ्रांस। वो भारत को यूरोपियन कंट्रीज से कंपेयर करता है, और चूंकि वो फ्रांस का था, इस वजह से फ्रांस से वो ज्यादा कंपेयर करता है। He tried to describe situations which appeared depressing in India. जो भी चीजें उसे लगती थी, यानी फ्रैंकोइस बर्नियर को जो चीजें डिप्रेसिंग लगती थी, अच्छी नहीं लगती थी, उन्हीं चीजों को वो एड्रेस किया करता था और लिखा करता था। What was his objective? His objective was to impress policymakers and intellectuals in France. फ्रांस में जो लोग पॉलिसी बनाते थे, फ्रांस में जो इंटेलेक्चुअल्स थे, बुद्धिजीवी लोग थे, जिनका इन्फ्लुएंस फ्रेंच सोसाइटी के ऊपर था, फ्रेंच रूलिंग इलीट क्लास के ऊपर था, उन सभी लोगों को इम्प्रेस करने के लिए वो ये चीजें लिखा करता था। वजह थी कि दे कुड बी इंस्पायर्ड टू टेक डिसीजंस एज ही कंसिडर्ड टू बी राइट। यानी उसके हिसाब से जो कुछ भी सही है, वही डिसीजन फ्रांस में इंटेलेक्चुअल्स ले, इसके लिए इंस्पायर करने की कोशिश करता था। हिज वर्क ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स के लिए इसको तैयार कर लीजिए कि बर्नियर के द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। इट इज अ सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल सोर्स। क्यों? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स हिज डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल इंसाइट एंड डीप थिंकिंग। यहां 3 चीजों का जिक्र है। इसमें जो कुछ भी वो अवलोकन करता है, जो कुछ भी वो प्रेक्षण करता है, जो भी वो ऑब्जर्व करता है, उसको लिखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिटिकली लिखता है, यानी वह उसकी आलोचना करता है। वह उसको अच्छा नहीं बताता, जैसा कि बाकी राइटर्स, बाकी ट्रेवलर्स किया करते थे। और साथ में डीप थिंकिंग को भी दिखाता है। इस वजह से उसकी ये जो किताब है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, it is a significant source for history. In his discussions, he compared Mughal India with Europe and depicted Europe as superior. सिंपल सी बात थी, भारत को जब वह डिजेनरेट बता रहा है, भारत को जब वह अपविकसित बता रहा है, तो ऑब्वियसली वह यूरोप को सुपीरियर बताएगा, उत्कृष्ट बताएगा। तो मुगल इंडिया को वो यूरोप से कंपेयर करता है और यूरोप को ज्यादा सुपीरियर शो करता है। His depiction of India is based on mode of binary opposition. India depicted as inverse of Europe. बाइनरी ऑपोजिशन का मतलब ही है कि उल्टा दिखाना, यानी यदि एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होगा, एक तरफ निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा। तो बाइनरी ऑपोजिशन के बेसिस पे वो डिपिक्ट करता है इंडिया को। इंडिया को दिखाता है कि वह यूरोप का ठीक इनवर्स है, ठीक उल्टा है। तो बर्नियर की जो डिस्क्रिप्शन है इंडिया को लेकर के, यहां से सवाल आएगा, हाउ ही डिपिक्टेड इंडिया एज डिजेनरेटेड ईस्ट। तो इसमें आप उसके ऑब्जेक्टिव को बताएंगे कि आखिर उसकी ऑब्जेक्टिव क्या थी, लिखने की मंशा क्या थी। वह भारत ट्रेवल कर रहा था, लेकिन वो चाहता था कि फ्रांस में जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, वो उसी के अनुरूप पॉलिसी बनाए जिसे वो सही मानता हो। इसलिए यहां की कमियों को वो दिखाते हुए ये कोशिश करना चाहता है कि फ्रांस से वो कमियां दूर हो जाएं। जैसे उसके द्वारा उठाई गई एक इशू थी, द इशू ऑफ लैंड ओनरशिप, जमीन का मालिकाना। उस मुद्दे पे वो क्या कहता है, वो आप पढ़ेंगे क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड में। वो लिखता है कि देयर इज लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड एंड इट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। वो कहता है कि भारत में प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत ही कम है या ना है, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है इंडिया और यूरोप में। प्राइवेट प्रॉपर्टीज आर एडवांटेजियस टू बोथ स्टेट एंड पीपल एज ही कंसिडर टू बी राइट। यानी उसे जो सही लगता था वही बातें वो कह रहा है।
कह रहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी दोनों के लिए बेनिफिशियल है, दोनों के लिए फायदेमंद है। स्टेट को भी उससे फायदा होगा और लोगों को भी उससे फायदा होगा। इफ देयर इज क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड देन इट इज हार्मफुल फॉर बोथ। यदि राज्य, यदि सरकार, यदि राजा खुद सभी जमीनों का मालिकाना रखे, खुद ओनर हो, देन इट इज हार्मफुल फॉर बोथ स्टेट एंड पीपल। और वो कहता है कि इन इंडिया एम्पेरर इज द ओनर ऑफ ऑल लैंड। सारी जमीनों का मालिक भारत में एम्पेरर है, सम्राट है। एंड ही वुड डिस्ट्रीब्यूट इट अमॉन्ग हिज नोबल्स एट हिज विल। वह अपनी इच्छा से इन जमीनों को नोबल्स के बीच में बांटता है। बर्नियर थॉट दैट इट वाज हार्मफुल फॉर बोथ ड्यू टू क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड, लैंड होल्डर्स डिड नॉट शो इंटरेस्ट इन इट। अब चूंकि सारी जमीनें किसकी है, क्राउन की है, राजा की है, बादशाह की है, तो ऐसे में जिसे भी वो जमीनें मिलेंगी या जो उस जमीन पे वर्क कर रहा है वह उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा पाएगा। सिंस दे कुड नॉट पास लैंड टू देयर चिल्ड्रन, सो दे डू नॉट डू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इट। यहां कुछ गलत लिखा हुआ है, इस पे ध्यान नहीं देना। चूंकि वो अपनी जमीनों को अपने बच्चों को नहीं दे सकता, इस वजह से वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उस जमीन पे नहीं करेगा। ये तो अच्छी बात थी और सही बात भी है कि प्रॉपर्टी यदि आपकी नहीं हो तो आप उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। यही चीज वहां वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि चूंकि सारी जमीनें क्राउन की हैं, स्टेट की हैं भारत में, तो ऐसे में जिसे वो जमीन मिली हुई है वह उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करता। एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दिस प्राइवेट प्रॉपर्टी देयर इज नो क्लास ऑफ इंप्रूविंग लैंडलॉर्ड्स एज इन यूरोप। वो कहता है कि चूंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी यहां पे नहीं है, एब्सेंट है, बिल्कुल नहीं है, इस वजह से भारत में कोई इंप्रूविंग लैंडलॉर्ड जैसा क्लास नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सके। और ये सारी चीजें यूरोप में हैं, ऐसा वो क्लेम करता है। फिर वो कहता है पीजेंट्स इन इंडिया बिकेम मिजरेबल। काफी ज्यादा उनकी स्थिति, किसानों की स्थिति मिजरेबल है, काफी दयनीय है। इंडियन सोसाइटी को डिस्क्राइब करता है कि इट कंसिस्टेड masses of impoverished people and these people are always exploited by a small minority that is rich and powerful। भारत के समाज के बारे में कहता है कि इसमें जितने भी लोग हैं वो सब के सब गरीब हैं, वो सब के सब दयनीय हालत में हैं। एंड दीज पीपुल आर एक्सप्लॉइटेड बाय स्मॉल माइनॉरिटी। कुछ गिने चुने लोग पावरफुल हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके द्वारा इन सभी मासेस का, इन सभी लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। फिर आगे कहता है कि देयर इज नो मिडिल क्लास इन इंडिया। या तो लोग अमीर हैं या फिर लोग बहुत गरीब हैं, तो इसलिए यहां कोई मिडिल क्लास नहीं है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको आ रहे हैं जो इंडिया के बारे में वो डिस्क्राइब कर रहा है। इंडिया इज इनहेबिटेड बाय पुअरेस्ट ऑफ पुअर और रिचेस्ट ऑफ रिच। यानी दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन भारत में ही है, लेकिन सबसे पुअरेस्ट पर्सन भी भारत में है। इस वजह से वो कहता है कि किंग ऑफ मुगल एम्पायर इज किंग ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियंस। यही सवाल आपसे पूछा जा सकता है। फ्रैंकोइस बर्नियर रिमार्क्ड दैट किंग ऑफ मुगल एम्पायर इज किंग ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियंस। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो आप जब इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे उस समय आप अकॉर्डिंग टू लिखना नहीं भूलिएगा, अकॉर्डिंग टू बर्नियर। और उसके बाद आप क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड को एक्सप्लेन करते हुए यहां तक पहुंचोगे कि भारत में पुअरेस्ट ऑफ पुअर है और रिचेस्ट ऑफ रिच भी है। इसलिए भारत के जो सम्राट है, मुगल सम्राट, उसको बेगर्स और बारबेरियंस, भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा कहा। टाउन्स एंड सिटीज आर ruined and contaminated with ill air। वो कहता है कि यहाँ के जो नगर हैं, यहाँ के जो शहर हैं, ये बर्बाद हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं और इसमें चारों तरफ
गंदी हवाएं दूषित कर रही हैं। फील्ड्स खेतों के बारे में कहता है कि दीज फील्ड्स आर ओवर स्प्रेड विथ बुशेज एंड फुल ऑफ पेस्टिलेंशियल मेडिसिस। कहता है कि यहाँ की जो खेतें हैं उन खेतों में झाड़ियां उग आई हैं, यहाँ पे विषैले दलदल बन चुके हैं, यानी खेती भी उतनी प्रोडक्टिव नहीं है। और फिर लास्ट में कहता है द रूट कॉज ऑफ ऑल दीज इविल्स इज क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड। इन सभी परेशानियों की वजह क्या है कि यहाँ की जमीनों की मालिकाना क्राउन के पास है, एम्पेरर के पास है। इन्फ्लुएंस ऑफ बर्नियर्स कंसेप्शन। बर्नियर का जो ये विचार था उसका क्या प्रभाव था यूरोप के अंदर? तो इट इन्फ्लुएंस्ड वेस्टर्न थ्योरिस्ट फ्रॉम 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। उसने जो कुछ भी लिखा 17th सेंचुरी में, उसका इन्फ्लुएंस 18th सेंचुरी से दिखना शुरू होता है। जब वेस्टर्न थ्योरिस्ट, वेस्टर्न कंट्रीज के जो स्कॉलर्स हैं, जब वो अपनी फिलॉसफी, जब वो अपनी थ्योरीज को लिख रहे थे, उस वक्त उन्होंने बर्नियर के कंसेप्शन को यूज किया। तो यहां से डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है व्हाट वाज इन्फ्लुएंस ऑफ बर्नियर्स कंसेप्शन, एक्सप्लेन। या फिर आपसे पूछ सकता है कि द राइटिंग्स ऑफ बर्नियर इन्फ्लुएंस्ड वेस्टर्न थ्योरिस्ट फ्रॉम 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तब आप इन दोनों के बारे में जिक्र करेंगे। वेस्टर्न थ्योरिस्ट में सबसे पहले आते हैं मोंटेस्क्यू। ही वाज अ फ्रेंच फिलोसफर, फ्रांसीसी वो दार्शनिक थे। दर्शन के ऊपर उनके मोंटेस्क्यू ने बहुत सारे राइटिंग्स करे हैं, जैसे पर्शियन लेटर्स मोंटेस्क्यू ने लिखा है, द स्पिरिट ऑफ लॉज मोंटेस्क्यू ने लिखा है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये सारी थ्योरीज मोंटेस्क्यू की दी हुई। तो ही यूज्ड हिज अकाउंट टू स्प्रेड ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। ओरिएंटल का मतलब होता है ईस्टर्न कंट्रीज के बारे में, यानी एशिया के विषय में जब जिक्र हो तो उसको वेस्टर्न कंट्रीज में ओरिएंटल कहा जाता है। 1 मार्क्स के लिए ये आप तैयार कर लोगे। ओरिएंटल का मतलब है ईस्ट, ईस्ट का मतलब है एशिया। तो जब वो ओरिएंटल डेस्पोटिज्म के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे तो उन्होंने फ्रैंकिस बर्नियर के द्वारा दिए गए इस अकाउंट को यूज किया। कैसे? तो ही emphasized that Orient rulers used to keep their subjects in subjugation or subordination and poverty and enjoyed absolute authority over them। वो इस बात पे जोर देते हैं और ये कहते हैं कि जैसा कि बर्नियर ने कहा है कि ओरिएंट रूलर्स या ईस्टर्न कंट्रीज के जो रूलर्स हैं वह अपनी प्रजा को अपने अधीन रखते हैं, सबजुगेशन में रखते हैं, सबऑर्डिनेट बना के रखते हैं, उनको गरीबी की हालत में रखते हैं और उन सब के ऊपर अपनी एब्सोल्यूट ऑथोरिटी इंजॉय करते हैं। एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एवरीबॉडी एक्सेप्ट रूलर्स एंड हिज नोबल्स इज मिजरेबल इन इंडिया। और ये सब किस चीज की वजह से है? बिकॉज ऑफ क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड। दूसरे जो विचारक हैं वो है कार्ल मार्क्स। When he was explaining the concept of Asiatic mode of production, he used Bernier's idea। एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन को जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे तो उस वक्त बर्नियर के विचार को उन्होंने यूज किया। उन्होंने ये तर्क दिया कि बिफोर कोलोनियलिज्म स्टेट यूज टू एप्रोप्रिएट सरप्लस। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है हड़प लेना। तो वहां कोलोनियलिज्म के आने से पहले जो राज्य थी वह जितनी भी सरप्लस होती थी उसको हड़प लिया करती थी। एंड ड्यू टू क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड, क्योंकि सारी जमीनों का मालिक राजा हुआ करता था, तो वो सारे सरप्लस को, सारे अधिशेष को खुद छीन लेता था, खुद हड़प लेता था। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? अ सोसाइटी वॉज इमर्ज्ड which was composed of large number of autonomous or self-governing and internally egalitarian village community। और इसका आउटकम ये हुआ कि बहुत सारे स्वायत्त, ऑटोनोमस का मतलब सेल्फ गवर्निंग, एंड इंटरनली इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन का मतलब है ऑल पीपल आर इक्वल, ऐसी बिलीफ, ऐसी थिंकिंग जिसमें होगी वो इगैलिटेरियन होगा। तो ऑटोनोमस और इगैलिटेरियन सोसाइटी इमर्ज कर जाती है
जहां सारे के सारे लोग इक्वल स्टेटस के हैं, ऐसी एक विलेज कम्युनिटी बनती है। एंड दीज कम्युनिटीज प्रिसाइडेड बाय इंपीरियल कोर्ट एंड ऑटोनॉमी वाज रिस्पेक्टेड एज लॉन्ग एज द फ्लो ऑफ सरप्लस वाज अनइम्पेडेड। यानी ये जो समुदाय थे, इसको लीड कौन कर रहा था? इंपीरियल कोर्ट। और इस ऑटोनॉमी, इस फ्रीडम, इस स्वायत्तता को तब तक रिगार्ड दिया जाता था, तब तक रिस्पेक्ट दिया जाता था, जब तक कि ये सरप्लस चलता रहे, बेरोक टोक सरप्लस मिलता रहे राज्य को, तब तक उनकी ऑटोनॉमी बरकरार रहती थी। एंड दिस वाज रिगार्डेड एज अ स्टैग्नेंट सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई एक्टिव नहीं है, सारी चीजें इनएक्टिव तौर पे चल रही हैं, स्थिर है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है। उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने इंडिया के कंडीशन का सहारा लिया और फ्रैंकिस बर्नियर का अकाउंट उन्होंने यूज किया। अब बात करते हैं क्रिटिक ऑन बर्नियर्स अकाउंट। बर्नियर के अकाउंट की आलोचना भी बहुत सारी हुई। इट वॉज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बाय सेवरल हिस्टोरियंस। दे आर्ग्यू that none of the Mughal official documents suggest that state was sole owner of land. आप सबको पता है मुगल एम्पायर में क्रॉनिकल्स लिखी जाती हैं। क्रॉनिकल्स में स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। तो यदि क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड होती तो ऑब्वियसली उन क्रॉनिकल्स में इसका जिक्र किया जाता, लेकिन कोई भी मुगल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जिसमें यह क्लेम किया गया हो दैट स्टेट वाज द ओनर ऑफ लैंड। एग्जाम्पल के लिए अबुल फजल, ही वाज ऑफिशियल क्रॉनिकलर ऑफ अकबर। ही डिस्क्राइब्ड दैट लैंड रेवेन्यू वाज रिन्यूमरेशन ऑफ सोवरेनिटी। यानी कि जो जमीन पे रिवेन्यू लिया जा रहा है, जो जमीन के ऊपर लगान ली जा रही है, वह एक तरीके से पे ऑफ है उनकी सोवरेनिटी की। सोवरेनिटी का मतलब है सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर। चूंकि एम्पेरर आपके बदले निर्णय ले रहा है, डिसीजंस ले रहा है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले में उसे कुछ तो टैक्स चाहिए। तो वो टैक्स लैंड रिवेन्यू के फॉर्म में राज्य ले रहा है। तो इट वॉज नॉट एज अ रेंट बट इट वॉज फॉर प्रोटेक्शन ही प्रोवाइडेड। ये रेंट के तौर पे नहीं है कि जमीनें राजा की हैं तो उसको रेंट लगा दिया है और उनसे पैसा ले रहा है। वो प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड कर रहा था, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, उसके लिए वो लैंड रिवेन्यू ले रहा है। बट रिवेन्यू डिमांड वॉज सो हाई, परहैप्स यूरोपियंस ट्रेवलर्स क्लेम्ड एज रेंट ऑन लैंड। चूंकि ये जो राजस्व की मांग थी ये बहुत ऊंची थी, बहुत ज्यादा थी, शायद इस वजह से यूरोप के ट्रैवलर्स उसको रेंट मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं कि ये जमीन क्राउन की है और उसके ऊपर हेवी रेंट राजा के द्वारा लिया जा रहा है। तो ये तो एक पॉइंट हो गया। अब है डिस्क्रिप्शन ऑफ रूरल सोसाइटी वाज नॉट ऑथेंटिक। कैसे भाई? तो रूरल सोसाइटी के बारे में ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि देयर इज नो मिडिल क्लास, देयर इज नो क्लास ऑफ इंप्रूविंग लैंडलॉर्ड्स। तो ये जो डिस्क्रिप्शन फ्रैंकिस बर्नियर के द्वारा दिया गया, ये ऑथेंटिक नहीं है, ये सही नहीं है। वाई? बिकॉज देयर वॉज कंसिडरेबल सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन विद इन द सोसाइटी। समाज में सामाजिक स्तर पे और आर्थिक स्तर पे बहुत अंतर था। कैसा अंतर था? तो देयर वेर बिग जमींदार्स हु एंजॉयड सुपीरियर राइट्स इन लैंड। भारत में मुगल पीरियड में बहुत सारे ऐसे जमींदार थे जिनके पास बहुत सारी संपत्ति थी। एंड देयर वेर लैंडलेस लेबरर्स ऑल्सो, यानी कि ऐसे भी लोग थे जिनके पास जमीनें नहीं थी, वह श्रमिक थे, वो लेबरर्स थे। एंड इन बिटवीन दीज टू वर पीजेंट्स who produced crops by hired labor और using hired labor। इन दोनों के बीच में जो मिडिल क्लास जो एग्जिस्ट नहीं करता था अकॉर्डिंग टू फ्रैंकिस बर्नियर, वो पीजेंट्स का था जिनके पास संपत्ति थी और हायर्ड लेबर को यूज करके, भाड़े के श्रमिकों को इस्तेमाल में लेकर के प्रोडक्शन किया करता था, खेती किया करता था।
यानी देयर वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन इंडिया एट दैट टाइम। तो क्रिटिक आपको समझ में आया। अब बर्नियर का जो डिस्क्रिप्शन था वो डिस्क्रिप्शन अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, अपने आप में जटिल है। कैसे? तो इट डिपिक्ट्स मुगल स्टेट tyrannical बट हिंट एट मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी। वो कहता है कि स्टेट जो है वो सारी चीजें हड़प ले रहा है, सरप्लस हड़प ले रहा है। मुगल स्टेट को वो ऑप्रेसिव बताता है, दमनकारी बताता है, लेकिन साथ में वो हिंट करता है कि यहाँ की जो सामाजिक वास्तविकता है वो और जटिल है। कैसे? तो ही फेल्ट दैट आर्टिसंस हैड नो इंसेंटिव और इंकरेजमेंट टू improve quality of manufacture because profits were appropriated by state। उसको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ के जो कारीगर हैं, यहाँ के जो आर्टिसंस हैं, उनको कोई इंकरेजमेंट नहीं मिल रही है, उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिल रही है ताकि वो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके, अपनी कारीगरी को इंप्रूव कर सके। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी प्रॉफिट आर्टिसंस कमाते हैं वह राज्य के द्वारा एप्रोप्रिएट कर लिया जाता है, यानी हड़प लिया जाता है। एंड दैट्स वाई मैन्युफैक्चरर्स आर डिक्लाइनिंग एवरीवेयर इन इंडिया। वो क्लेम करता है और इस बात का दावा करता है कि यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हर तरफ डिक्लाइन कर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। बट ही ऑल्सो एडमिटेड दैट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आर इन हेवी डिमांड, दे एक्सपोर्टेड इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। एक तरफ वो कह रहा है कि आर्टिसंस और मैन्युफैक्चरर्स इनको कोई इंसेंटिव नहीं है, दे आर डिक्लाइनिंग, और दूसरी तरफ इस बात को भी वो स्वीकार करता है कि भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है, उनकी बहुत ज्यादा मांग है, और वो अपनी चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, यानी जो भी चीजें वो बेचते हैं उसके एवज में सोने और चांदी लेते। He also mentioned that there are prosperous merchant communities who engage in long distance trade। वो कहता है कि यहाँ के जो मर्चेंट्स हैं वो डिक्लाइन कर रहे हैं, यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स डिक्लाइन कर रहे हैं, यहाँ कोई मिडिल क्लास नहीं है। इसके बावजूद वो मेंशन करता है कि यहाँ पे व्यापारियों का एक बहुत ही समृद्ध समुदाय है जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को, दूर के इलाकों से जो व्यापार हो रही है उसको हैंडल करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बर्नियर खुद अपने ही अकाउंट में अपने पिछले पॉइंट को आगे में काट दे रहा है। जो भी बातें वो कह रहा है उसके ठीक उलट कुछ और बातें भी कह रहा है। एक तरफ कह रहा है मैन्युफैक्चरर खत्म हो रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर्स की डिमांड बढ़ रही है। सो दैट्स वाई एक कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी को वो एक्सप्लेन कर रहा है, या एक कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी को वो दिखा रहा है, शो कर रहा है। यहां से सवाल कैसे आता है? तो हाउ द डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रैंकिस बर्नियर डिपिक्ट्स अ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी, एक्सप्लेन। तो इसमें आप जो पॉइंट्स एक दूसरे के उलट हैं, अपोजिशन में, एक दूसरे के ठीक उल्टा हैं, उन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करोगे। इसमें क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड भी आएगा, इसमें रूरल सोसाइटी भी आएगा, इसमें आर्टिसंस और मैन्युफैक्चरर्स का पॉइंट भी आएगा, और इसमें मर्चेंट्स का भी आएगा, मिडिल क्लास का भी आएगा। अब बात करते हैं डिपिक्शन ऑफ अर्बन सेंटर। अभी क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड पे हमारी जिक्र चल रही थी, हमारी जिक्र चल रही थी कि इंडियन सोसाइटी कैसी थी। अब हम बात करेंगे कि यहाँ के अर्बन सेंटर्स कैसे थे, यहाँ के शहर कैसे थे। तो ही डिस्क्राइब्ड मुगल सिटीज एज कैंप टाउन्स। वो कहता है कि मुगल इंडिया में जो सिटीज हैं, जो टाउन्स हैं, वो एक्चुअल में टाउन्स नहीं है, दीज आर कैंप टाउन्स, ये शिविर नगर है। ऐसा क्यों है? तो कहता है कि दीज टाउन्स ओड देयर एग्जिस्टेंस, इनका अस्तित्व ही बकाया है, इसका कोई फाउंडेशन नहीं है। दे डिपेंडेड ऑन इंपीरियल कैंप्स फॉर देयर सर्वाइवल। जब तक इंपीरियल कैंप उस नगर में है, उस स्थान पे है, तब तक वो सरवाइव करेंगी, और जैसे ही इंपीरियल कैंप वहां से हटेगा ये शहर और नगर तबाह हो जाएंगे, वापस से ये
रूरल सेंटर्स में बदल जाएंगे। ये कहता है कि इंपीरियल कोर्ट मूव्ड इन, these cities came into existence, and if these imperial camps moved out, these cities rapidly declined। तो मतलब आपको समझ में आ गया। फ्रैंकिस बर्नियर ने कहा है द टाउन्स इन मुगल इंडिया ओड देयर एग्जिस्टेंस, इनका अस्तित्व बकाया है। कैसे बकाया है, तो उसको एक्सप्लेन करते हुए ये 2 पॉइंट आपके आ जाएंगे। ही सजेस्टेड that such towns depended thoroughly on imperial patronage, so their social and economic foundations are not viable or possible। ये इस बात का भी जिक्र करता है कि यहाँ के जो नगर हैं, यहाँ के जो टाउन्स हैं, वो कंप्लीटली इंपीरियल पैट्रोनेज पे डिपेंड करती हैं। और पैट्रोनेज का मतलब होता है प्रश्रय, संरक्षण। यानी जब तक एम्पेरर का संरक्षण है, पैट्रोनेज है, तब तक ये टाउन्स हैं। इसलिए इनका कोई भी सामाजिक और आर्थिक फाउंडेशन, कोई बेस पॉसिबल ही नहीं। तो कैंप टाउन्स को लेकर के वो क्या एक्सप्लेन करता है, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि हिज अकाउंट ऑन अर्बन सेंटर इज नॉट ऑथेंटिक और क्रेडिबल। उसकी ये जो अकाउंट है अर्बन सेंटर्स को लेकर के कि ये कैंप टाउन्स हैं, ये सही नहीं है। कंटेम्पोररी हिस्टोरिकल evidences show that considerable number of towns were existing during 17th century। उस समय के जो हमारे पास ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद हैं वो बताती हैं कि यहां एक टाउन नहीं था, यहां 17वीं शताब्दी के आसपास बहुत सारे टाउन्स थे। तो क्या सारे टाउन्स में इंपीरियल कैंप्स लगना पॉसिबल है? नो। 15% of the Indian population lived in towns at that time which was higher than Western Europe। पूरे यूरोप में कोई ऐसा देश नहीं था जहां की 15% आबादी शहरों में रहती हो, जबकि भारत में ऐसा था। 15% आबादी शहरों में निवास करती थी। There were various kind of towns like manufacturing towns, trading towns, पोर्ट टाउन्स, पिलग्रिमेज टाउन्स। एक तरीके के शहर नहीं थे। कुछ ऐसे शहर बन गए जहां पे मैन्युफैक्चरिंग चलती थी, कहीं पे ट्रेडिंग चलती थी, किसी स्थान पे पोर्ट था कोस्टल रीजन में, तो वो टाउन्स में बदल गया था। कुछ जगहों पे लोग पिलग्रिमेज के लिए जाया करते थे, तीर्थ के लिए जाया करते थे, इसकी वजह से टाउन डेवलप कर गया था। तो टाउन्स केवल एक प्रकार के नहीं थे, बहुत सारे तरह के टाउन्स एग्जिस्ट करते थे इंडिया में। एंड द सर्वाइवल ऑफ दीज टाउन्स डिड नॉट डिपेंड ऑन अराइवल और डिपार्चर ऑफ इंपीरियल कैंप्स। अब मैन्युफैक्चरिंग टाउन का इंपीरियल कैंप्स के आने और जाने से क्या फर्क पड़ता है? जब तक वहां मैन्युफैक्चरिंग होगी तब तक उस टाउन की एग्जिस्टेंस होगी। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ सच टाउन सजेस्ट that prosperous merchant communities and professional classes existed in India। आप देख रहे हैं कि एक टाउन मैन्युफैक्चरिंग के लिए बन जा रहा है, ट्रेडिंग के लिए बन जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ऐसे मर्चेंट कम्युनिटीज, ऐसे प्रोफेशनल क्लासेस इंडिया में थे जो प्रॉस्पेरस थे, जो समृद्ध थे, जो वेल टू डू थे। मर्चेंट्स हैड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और किन टाइज। यहां किंग टाइज लिखा हुआ है, किन केवल KIN इसको पढ़ना है। कि मर्चेंट्स की जो कम्युनिटी थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। दे ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ इन कास्ट कम ऑक्युपेशनल बॉडीज। वह सेम जातियों और सेम व्यवसाय के लोगों के एक संगठन के रूप में संगठित थे, ऑर्गेनाइज्ड थे। इन वेस्टर्न इंडिया these groups were known as महाजन्स and their chief as सेठ। 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट आने लगा अब कि पश्चिम भारत में ये जो मर्चेंट की कम्युनिटीज हैं इसको महाजन कहा जाता है, और उस महाजन के जो चीफ होते थे उनको सेठ कहा जाता है। किधर? तो वेस्टर्न इंडिया। 1 मार्क्स के लिए 3 तरीके के यहां से सवाल उठ सकते हैं। अब चीफ कौन है? तो दिस चीफ represented entire community in urban centers like Ahmedabad, and that's why he was called Nagar Seth।
ये जो चीफ हुआ करते थे, कौन सी कम्युनिटी की बात चल रही है? मर्चेंट कम्युनिटी की। मर्चेंट कम्युनिटी में जो चीफ होते थे वो पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट करते थे अर्बन सेंटर्स में। जैसा कि अहमदाबाद में ये जो चीफ हुआ करते थे उनको कहा जाता था नगर सेठ। 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि अहमदाबाद में मर्चेंट्स के चीफ को क्या कहा जाता है? नगर सेठ। प्रोफेशनल क्लासेज में फिजिशियंस जिसको हकीम या वैद कहा जाता है, टीचर्स आते थे जिसको पंडित और मुल्ला कहा जाता है, लॉयर्स आते थे यानी वकील आते थे, पेंटर्स, म्यूजिशियंस, कैलीग्राफर्स, ये सब के सब प्रोफेशनल क्लासेस हैं। एंड दीज ऑल केम अंडर अर्बन ग्रुप्स। ये सब के सब शहरी क्षेत्र के ग्रुप हैं जो एग्जिस्ट करते थे इंडिया में। सम डिपेंडेड ऑन इंपीरियल पैट्रोनेज फॉर देयर सर्वाइवल, some made their livelihood by serving other patrons and some made living by serving common people in markets. इन सभी प्रोफेशनल क्लासेस की एग्जिस्टेंस कैसे हो पाती थी, ये 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो या तो वो इंपीरियल पैट्रोनेज पे सरवाइव करते थे, यानी वो कोर्ट में दरबार में वर्क किया करते थे और उनको उनका मेहनताना उनकी वेजेस मिला करती थी, ऐसे वो सरवाइव करते थे। या फिर जो दूसरे पैट्रोन्स हैं यानी कि जिसको पैट्रोनेज मिला हुआ है, जो दरबारी हैं पहले से, उनको सर्व करके भी ये अपना सर्वाइवल इंश्योर करते थे। along with that some made living by serving common people in market, बाजार में जो सामान्य लोग हैं उनको भी सर्व करके ये अपने जीविका चला लिया करते थे। तो अब हम अपना लास्ट टॉपिक वुमेन स्लेव्स, सती एंड लेबरर्स, इस पॉइंट को देखेंगे। यहां से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है कि किसने स्लेवरी के ऊपर अकाउंट लिखा है, किसने सती प्रथा के ऊपर लिखा है। तो ये पॉइंट बच्चे बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं, तो इसलिए ये ध्यान में रखना है कि स्लेवरी के ऊपर इब्न बतूता का डिस्क्रिप्शन है जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आता है। इब्न बतूता ने स्लेवरी को लेकर के क्या लिखा है? द ट्रैवलॉग सजेस्ट दैट स्लेवरी वाज इन वाइड प्रिवलेंस इन इंडिया। भारत में काफी व्यापक रूप से स्लेवरी चला करती थी, दास प्रथा चला करती थी। लाइक अदर कमोडिटीज, स्लेव्स वेयर सोल्ड और ब्रॉट रेगुलरली एक्सचेंज्ड एज गिफ्ट इन इंडिया। जैसे दूसरी वस्तुओं का एक्सचेंज होता है, खरीद बिक्री होती है, वैसे ही स्लेव्स को भी खरीदा और बेचा जाता था इंडिया में, एंड इसको एक्सचेंज भी किया जाता था एज गिफ्ट्स। इब्न बतूता ने स्लेवरी को डिस्क्राइब किया है, उसने परचेज किया था एक स्लेव, एक घोड़ा, कैमल्स एज गिफ्ट फॉर मोहम्मद बिन तुगलक। जब वह मोहम्मद बिन तुगलक के स्कॉलरशिप के बारे में जानता है तो मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने के लिए दिल्ली आता है। तो दिल्ली आने के समय उसने मोहम्मद बिन तुगलक को गिफ्ट करने के लिए एक स्लेव खरीदा था, हॉर्स खरीदी थी और कैमल्स खरीदे थे। ही गिफ्टेड स्लेव, हॉर्स एंड रेजिन्स एंड आलमंड्स टू गवर्नर ऑफ मुल्तान। आपको याद होगा कि वह मुल्तान और ऊंच होते हुए दिल्ली आता है। तो जब वह मुल्तान में था तो वहां के गवर्नर को गिफ्ट के तौर पे स्लेव, हॉर्स, रेजिन्स और आलमंड्स देता है। सुल्तान रिवार्ड अ पर्सन विथ स्लेव्स ऑन बीइंग प्लीज्ड। जब भी सुल्तान खुश होता है तो वह किसी भी व्यक्ति को रिवार्ड के रूप में स्लेव्स देता है, दासों को देता है, गुलामों को देता है। इब्न बतूता स्टेट्स दैट मोहम्मद बिन तुगलक गेव 1 लाख टंका एंड 200 स्लेव्स टू नसीरुद्दीन। 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टंका इज करेंसी ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। तो 1 लाख टंका और 200 स्लेव्स मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिए थे, यही सवाल आएगा। तो नसीरुद्दीन को। ही वॉज अ प्रीचर एंड वाई मोहम्मद बिन तुगलक गेव हिम 1 लाख टंका एंड 200 स्लेव्स? बिकॉज ही वॉज प्लीज्ड विथ हिज सर्वन। नसीरुद्दीन के द्वारा दिए गए उपदेशों से खुश होके उसने 1 लाख टंका और 200 स्लेव्स नसीरुद्दीन को दिए थे। अब स्लेवरी के बारे में और क्या बताता है इब्न बतूता? वो ड्यूटीज बताता है
कि क्या क्या उनके कर्तव्य थे। तो स्लेव्स डू नंबर ऑफ जॉब्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, अपने क्षमता के अनुसार से, अपने एबिलिटी के अनुसार से वह बहुत सारे कामों को किया करते थे। जैसे स्लेव्स वेर यूज्ड फॉर सर्विस ऑफ सुल्तान एंड डूइंग डोमेस्टिक वर्क्स लाइक कैरिंग पेलिंक्विंस और डोला। वो कहता है कि सुल्तान की सर्विस में, सुल्तान की सेवा में गुलामों को इस्तेमाल में लाया जाता है, और साथ में वो डोमेस्टिक वर्क्स भी करते हैं, घरेलू काम भी करते हैं, जैसे कि डोली को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना। सम स्लेव्स एक्वायर्ड हाई रैंक्स ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, कुछ स्लेव्स ऐसे भी थे जिनको ऊंची ऊंची पदवी मिली हुई थी, ऊंची ऊंची रैंक्स दी गई थी। Some female slaves in Sultan's service were expert in music and dance. He mentioned that he enjoyed their performance at wedding of Sultan's sister. वो कहता है कि कुछ फीमेल स्लेव जो सुल्तान की सेवा में लगी थीं, उनकी सर्विस कर रही थीं, दे वेर एक्सपर्ट इन म्यूजिक एंड डांस, वो गाना गाने में और नृत्य करने में काफी एक्सपर्ट थीं। और ये मेंशन करता है कि सुल्तान की बहन की जब शादी हो रही थी तो उसमें उसने उनके परफॉर्मेंसेस को काफी एंजॉय किया था। फीमेल स्लेव्स वर आल्सो एम्प्लॉयड टू कीप अ वॉच ऑन नोबल्स, जो सुल्तान के नोबल्स हुआ करते थे, जो उनके मंत्री हुआ करते थे, उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए भी फीमेल स्लेव्स को यूज किया जाता था। प्राइस ऑफ फीमेल स्लेव्स फॉर डोमेस्टिक वर्क वॉज वेरी लो, घरेलू कामों के लिए यदि कोई महिला गुलाम चाहिए तो वो काफी कम कीमत पे मिल जाया करती थी। एंड मोस्ट फैमिलीज हैड वन और टू फीमेल स्लेव्स फॉर डोमेस्टिक वर्क, वो मेंशन करता है कि बहुत सारे परिवारों में एक से दो स्लेव्स डोमेस्टिक कामों के लिए, घरेलू कामों के लिए रखे जाते हैं। अब बर्नियर्स अकाउंट ऑफ सती, सती प्रथा को लेकर के फ्रैंकिस बर्नियर ने अकाउंट जो लिखा है वो क्या है। तो जो अकाउंट फ्रैंकिस बर्नियर का है वो सोर्स 16 में दिया गया है। एडिशनल पॉइंट्स आपको यहां पे मिलेंगे बुक के मेन कंटेंट में। वर्ड सती मीन्स अ चेस्ट और प्योर वुमेन, और वुमेन विथ हाई मोरल कैरेक्टर। सती का अर्थ क्या है? सती का मतलब है एक पवित्र महिला, एक ऐसी महिला जिसकी काफी ज्यादा ऊंची मोरल कैरेक्टर है, नैतिक लक्षण उसके काफी ऊंचे हैं। बट जनरली इट मीन्स सेल्फ सैक्रिफाइस ऑफ हिंदू विडोज ऑन फनरल पैड ऑफ दियर हस्बैंड। सती का शाब्दिक अर्थ तो होता है प्योर वुमेन, या ऐसी वुमेन जिसके नैतिक गुण काफी ऊंचे हो, लेकिन भारत के संदर्भ में इट मीन्स सेल्फ सैक्रिफाइस, खुद की बलि चढ़ा देना, बाय हिंदू विडोज ऑन फनरल पैड ऑफ देयर हस्बैंड, पति की मृत्यु के बाद खुद की बलि चढ़ा देना, या फिर उस आग के ऊपर, उस चिता के ऊपर खुद को सेक्रीफाइस कर देना। दिस वाज सती। एंड बर्नियर, he was much attracted towards custom of sati, and that's why he made it significant part of his description. He writes that some women embraced death cheerfully, but some were forced to do so. वो लिखता है कि कुछ महिलाएं इस सेल्फ सेक्रीफाइस को काफी खुशी से एक्सेप्ट करती हैं, जबकि कुछ महिलाओं को जबरदस्ती ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है। और ये जो सोर्स 16 में दिया हुआ है वो जबरदस्ती किया गया सैक्रिफाइस है, जिसे आप पढ़ लीजिएगा खुद से। लाहौर की घटना दी गई है जिसमें एक बहुत कम उम्र की महिला, यंग एज में ही उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसके बाद जबरदस्ती उसको कैसे चिता पे बैठाया जाता है, ये पॉइंट आपका डिस्क्राइब किया गया है। अब बात करते हैं राइटिंग्स अबाउट वुमेन्स लाइफ, महिलाओं के जीवन के बारे में जो कुछ भी राइटर्स लिखा करते हैं वो क्या है। तो यूरोपियन राइटर्स दे हाईलाइट थिंग्स दैट अपीयर्ड वंडरफुल और डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सोसाइटी। यूरोपियन राइटर्स ही नहीं, हर एक लेखक यही लिखना चाहता है, जो चीजें उसको वंडरफुल, जो चीजें उसको अचंभित करती हों, जो चीजें अलग दिखती हों। तो यहां यूरोपियन राइटर्स के बारे में दिया गया है कि यूरोपियन राइटर्स उन चीजों को लिखते थे जो उन्हें पसंद आती थी या यूरोपियन सोसाइटी से अलग थी। एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन was taken as a marker of difference between western and eastern societies.
महिलाओं के साथ जो ट्रीटमेंट होती थी, महिलाओं के साथ जो भी बर्ताव था, उसको एक मार्कर के तौर पे, एक मार्क के तौर पे यूज किया जाता है टू डिफरेंशिएट वेस्टर्न एंड ईस्टर्न सोसाइटीज। यूरोपियन ट्रेवलर्स लाइक बर्नियर particularly described sati pratha, but he remained indifferent towards other activities of women. हाँ, सती प्रथा थी, वो एक सामाजिक कुरीति थी जो इंडिया में एग्जिस्ट करती थी, लेकिन केवल सती प्रथा ही नहीं थी, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां थी जो वुमेन्स किया करती थी, जो महिलाएं किया करती थी, उन सभी को उसने इग्नोर करा। वुमेन लेबर had a significant place in agriculture and non-agricultural production. भारत में चाहे वो खेती हो या खेती से अलग कोई भी प्रोडक्शन का वर्क हो, उसमें वुमेन के श्रम का काफी महत्वपूर्ण योगदान था, काफी महत्वपूर्ण स्थान था। वुमेन हर एक कार्य में पार्टिसिपेट करती थी। वुमेन इन मर्चेंट फैमिली हैड सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन इन कमर्शियल एक्टिविटीज। जो व्यापारी परिवार की महिलाएं हुआ करती थीं, वो वाणिज्यिक गतिविधियों में, कमर्शियल एक्टिविटीज में काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। एंड कंटेम्प्रोरी सोर्सेज सजेस्ट दैट दे डिड नॉट हेजिटेट टेकिंग मर्सेंटाइल डिस्प्यूट्स टू कोर्ट ऑफ लॉ। उस समय की जो तत्कालीन हमारे पास स्रोत हैं, वो बताते हैं कि इन मर्चेंट फैमिलीज की जो महिलाएं हुआ करती थीं, वो अपने ट्रेड के डिस्प्यूट्स को कोर्ट ऑफ लॉ तक, यानी कोर्ट तक पहुंचाने में थोड़ा भी नहीं हिचकिचाती थी। दैट्स वाई इट इज नॉट फेयर टू बिलीव दैट वुमेन वेर कन्फाइंड टू फोर वॉल्स इन मेडिवल पीरियड। चूंकि फ्रैंकिस बर्नियर ये कहता है कि वुमेन वेर सबजुगेटेड बाय डोमिनेंट मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और ऑफ द फैमिली, ये चीज विश्वास करने योग्य नहीं है कि महिलाओं को चार दीवारी के भीतर कैद रखा जाता था, क्योंकि हमारे पास दूसरे ऐसी स्रोत हैं, दूसरी ऐसी सोर्सेज हैं जो ये कहती हैं कि वुमेन का पार्टिसिपेशन दूसरी एक्टिविटीज में भी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी थी, एग्रीकल्चर में भी थी, यानी हर एक फील्ड में उनका योगदान था। सो दैट्स वाई it cannot be taken as a marker of difference between western and eastern societies. चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू।